हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंतर्गत किरचॉफ्स टू लॉज ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन को वन बाय वन देखते हैं, समझते हैं और साथ ही साथ साइन कन्वेंशन को बखूबी समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट लॉ। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर मैं मेंशन करने जा रहा हूँ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। व्हाट? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है उसे हम शॉर्टकट में किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। ओके, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, तो इसके लिए मैं यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, उसको देखिए और समझिए। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट O है। क्या है? कोई पॉइंट O है। यहां पर विभिन्न डायरेक्शन से करंट का संगम हो रहा है। आइए देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन मैंने इधर से खींच दिया, एक लाइन मैंने इधर से खींच दिया, एक लाइन मैंने इधर से खींच दिया, एक लाइन मैंने इधर से खींच दिया और एक लाइन मान लीजिए मैंने इधर से खींच दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट O को, जंक्शन O को मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। ठीक है, या इसको मैं यहाँ से हटा करके इसको रेड कलर से कर दे रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिखाई दे। ये हमारा जंक्शन हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर पांच डायरेक्शन से करंट का संगम दिखाई देगा। ओके, जैसे मान लीजिए इसकी तरफ जो करंट आ रहा है ये हमारा क्या है? I1 है। I1 इसकी तरफ आ रहा है, जंक्शन O की तरफ आ रहा है। और जो हमारा I2 है, I2 इस जंक्शन से दूर जा रहा है। और I3 जो करंट है वह इस जंक्शन से दूर जा रहा है। और यदि हम यहीं पर I4 की बात करें तो I4 करंट जो है जंक्शन की ओर जा रहा है। और I5 की बात करें तो I5 जो है जंक्शन से अवे हो रहा है, दूर हो रहा है। ओके, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारा पॉकेट है, पॉकेट में यदि पैसा आ रहा है तो प्लस हो रहा है और पैसा जा रहा है तो माइनस हो रहा है। अर्थात आइए देखते हैं डायग्राम से। जैसे जंक्शन O पर I1 के बारे में बात किया जाए, क्या बात किया जाए? I1 के बारे में बात किया जाए तो I1 प्लस होगा क्योंकि ये करंट क्या हो रहा है? I1 क्या हो रहा है? जंक्शन O की तरफ मूव कर रहा है। और I2 की बात करें तो ये क्या हो रहा है? जंक्शन से दूर जा रहा है। I3 की बात करें तो ये भी जंक्शन से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है, इसलिए माइनस में है। और I4 जंक्शन की ओर आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। और साथ ही साथ देख रहे हैं कि I5 जंक्शन O से अवे हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके, अर्थात ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है किरचॉफ्स करंट लॉ है। अर्थात किसी भी नोड पर मिलने वाली जितनी भी करंट होंगी उन सारी करंट का, किसी भी नोड पर, किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली जितनी भी करंट होंगी उन सारी करंट का एल्जेब्रिक सम, उन सारी करंट का एल्जेब्रिक सम जो होगा वह क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अर्थात जंक्शन की तरफ आने वाली जो करंट होंगी, इसकी तरफ बढ़ने वाली जो करंट होंगी, जंक्शन की तरफ बढ़ने वाली करंट क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। ओके, तो आपको मैंने यहाँ दिखाया कि I1 इसकी तरफ बढ़ रहा है तो प्लस में है, I2 अवे हो रहा है तो माइनस में, I3 अवे हो रहा है तो माइनस में, I4 टूवर्ड्स जंक्शन हो रहा है तो क्या है? प्लस में, I4 अवे हो रहा है तो I5 अवे हो रहा है तो क्या है? माइनस में। इक्वल टू 0 लगा है तो हमने 0 कर दिया। क्योंकि किरचॉफ्स करंट लॉ है, इस वजह से यहाँ पर सिग्मा I इक्वल टू 0, मतलब किसी भी जंक्शन में मिलने वाली जितनी भी करंट होंगी उन समस्त करंट्स का एल्जेब्रिक सम क्या होगा? 0 होगा। अर्थात इसको यदि हम आगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से प्लस माइनस करें, साइड चेंज करें, तो I1 हमारा प्लस है, ये हमारा यही रह जाएगा। I1 हमारा प्लस है, यही रह जाएगा। I4 भी प्लस है, इस लेफ्ट साइड में ही रह जाएगा। और जो हमारा माइनस I2 है उस साइड जा करके दूसरे राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस I3 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और माइनस I5 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम फर्स्ट लॉ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, अब हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेकेंड लॉ की, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। ओके, किरचॉफ जो सेकेंड लॉ है उसको हम क्या बोलते हैं? किरचॉफ मेश लूप लॉ। किरचॉफ्स मेश लूप लॉ।
के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। उस डायग्राम को आप देखिए, समझिए, तो ये सेकेंड लॉ क्या है ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने 3 रेजिस्टेंस वायर ले लिया, क्या ले लिया, 3 रेजिस्टेंसेस ले लिया। जैसे ये मान लीजिए हमारा पहला रेजिस्टेंस हो गया, जिसको हम R1 से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे, R1 से। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और इसी की पैरेलल में मान लीजिए हमने क्या किया, पैरेलल में दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया है। क्या ले लिया है, दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया है। इस रेजिस्टेंस को हम R2 से इंडिकेट करेंगे पैरेलल में, और साथ ही साथ इसी के पैरेलल में एक और हमने रेजिस्टेंस ले लिया है। उस रेजिस्टेंस को हम R3 से शो करेंगे। किसे शो करेंगे, R3 से शो करेंगे। ठीक है, R3। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस से ही सीरीज ऑर्डर में क्या करते हैं, सेल को लगा देते हैं, जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 एंड E2 होगा। जैसे हमारा पहला जो रेजिस्टेंस वायर है, उससे हम क्या करते हैं, सीरीज ऑर्डर में यहाँ पर एक सेल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं। और मान लीजिए इसको मैं कलर चेंज करके बना देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए। जैसे ये प्लस हो गया और माइनस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, एनोड हो गया और कैथोड हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं इस तरह से मिला देता हूँ, और साथ ही साथ R3 में, सॉरी ये R2 है, मिस्टेक हो गया है। ये हमारा क्या है, R2 है, R1, R2 एंड R3। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने क्या किया, दूसरा सेल ले लिया है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, प्लस माइनस ले लिया है, ये हमारा प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो ये भी क्या है कि दोनों जो सेल हैं ये तो क्या है, पैरेलल ऑर्डर में है, लेकिन R1 के सीरीज में माने जाएंगे। ठीक है, और आइए इसको हम आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से। तो 2 सेल हम ले रहे हैं, जिसका मैंने बताया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमारा क्रमशः क्या होगा, E1 और E2 होगा। क्या होगा, E1 और E2 होगा। ये हमारा E1 हो गया और ये हमारा E2 हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, ये नीचे हो जा रहा है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ताकि मतलब जब रोटेशन की बात किया जाएगा तब दिक्कत नहीं आने पाए। तो इसको मैं थोड़ा सा और सिस्टमेटिक डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये ऐसे थोड़ा सा फैला दे रहा हूँ ताकि समझने में सुविधा रहे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इनको आपस में मिला देते हैं। मिला करके एक क्लोज्ड मेश बना रहे हैं। देखिए ये ऊपर वाला एक हमारा क्लोज्ड मेश तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, क्लोज्ड मेश तैयार हो गया। उसी तरह से यदि हम तीसरे वाले रेजिस्टेंस को भी मिलाएं तो देखिए ये ऐसे, मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 क्लोज्ड मेश आपको दिखाई देंगे। एक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब ये पूरा हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन रहा है, जिसमें 2 क्लोज मेश दिखाई दे रहे हैं। क्लोज मेश के नाम लिख दे रहा हूं मैं। जैसे ये हमारा क्या हो गया, A B है ना, ये हो जाएगा C, ये हमारा हो जाएगा D, और ये हमारा हो जाएगा E, और ये हमारा हो जाएगा F। मतलब यहाँ पर 2 क्लोज्ड मेश आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम 2 बार चर्चा करेंगे। तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ इनक्लोज्ड मेश, इनक्लोज्ड मेश। ठीक है, इनक्लोज्ड मेश नाम क्या पड़ेगा, ABCD। पहला हमारा पड़ेगा क्लोज्ड मेश ABCD। ठीक है, और दूसरे की हम बात करें तो CDEF। तो इनक्लोज्ड मेश, इनक्लोज्ड मेश हम बात करते हैं CDEF की। ठीक है, तो हमारे पास 2 क्लोज्ड मेश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि करंट हमेशा क्या होती है, प्लस से बहती है। तो यहाँ पर E1 सेल का जो E1 सेल से जो करंट बह रही है वो हमारा क्या है, I1 है। क्या है, I1 है। ठीक है, और E2 से जो हमारी करंट बह रही है प्लस डायरेक्शन से, वह क्या है, I2 है। फिर ये दोनों आकर के मिल जा रहे हैं, और यहाँ पर I1 प्लस I2 के रूप में, मतलब दोनों का रिजल्टेंट जो है R3 रेजिस्टेंस की तरफ मूव कर रहा है। ओके, एनी डाउट। तो इस तरह से आप देखिए I1 इधर आगे बढ़ेगा, I2 इधर बढ़ेगा, फिर दोनों एक साथ होकर के R3 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड लॉ है किरचॉफ का, वह क्या होता है कि किसी भी क्लोज्ड मेश में, किसी भी क्लोज्ड मेश के करंट
और करिस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, जैसे ये करंट है तो करिस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R1 है, ये करंट I2 है तो करिस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या है R2 है, I1 प्लस I2 यदि करंट हो तो इसका करिस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या है R3 है। तो किसी भी क्लोज्ड मेश के या किसी भी सर्किट के किसी क्लोज्ड मेश में, ओके, क्लोज्ड मेश में, जैसे ये क्लोज्ड मेश हम पहला क्लोज्ड मेश ले रहे हैं, किसी भी क्लोज्ड मेश के करंट और करिस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, ओके, करंट और करिस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम जो होगा, देखिए करंट और करिस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वह इक्वल पाया जाएगा। वह क्या पाया जाएगा? इक्वल पाया जाएगा किसके? उस क्लोज्ड मेश में मौजूद कुल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के, जैसे इस क्लोज्ड मेश में E1 और E2 दोनों है, इस क्लोज्ड मेश में सिर्फ क्या आ रहा है? E2 आ रहा है, ओके। तो कुल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के एल्जेब्रिक सम के इक्वल पाया जाएगा, ठीक है। कुल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के एल्जेब्रिक सम के क्या पाया जाएगा? इक्वल पाया जाएगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी भी क्लोज्ड मेश में बहने वाली करंट, ओके, और करिस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम जो होगा उस क्लोज्ड मेश के कुल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। ये हमारा क्या है? किरचॉफ सेकंड लॉ है, ठीक है। तब यहां समझने के लिए यहां पर मैं कुछ क्या करता हूं कि रोटेशन दिखाता हूं। देखिए यहां पर साइन कन्वेंशन भी रहता है, साइन कन्वेंशन क्या है उसको मैं अभी तुरंत बतला रहा हूं। पहले मैं यहां पर एक रोटेशन दिखा रहा हूं, देखिए इस तरह से, ओके। अब इसी को मैं इधर से भी रोटेशन दिखा दे रहा हूं, ठीक है। एनी डाउट? चलिए हम इसको समझते हैं, ये क्या है, कैसी है, इसके हिसाब से। देखिए पहले मैं इसके हिसाब से मैं जमा दे रहा हूं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या होना चाहिए? करंट होना चाहिए। हम सबसे पहले ABCD को देखते हैं, क्लोज्ड मेश को, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में करंट लेना है, तो करंट I1 है, करंट हमारा क्या है? I1 है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं I1 लिख दिया मैंने, ठीक है। I1 के साथ साथ लिखा उसका करिस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या है? हमारा R1 है, इनका प्रोडक्ट है, मतलब मैंने डॉट लगा दिया I1 R1, ठीक है। अब यहीं जब हम नीचे में देखते हैं तो I2 है और क्या है? R2 है, मतलब एक ही क्लोज्ड मेश में देखा जाए तो I1 I2 R1 R2 दोनों आ रहे हैं ऊपर वाले में। इस वजह से मैंने I1 R1 कर दिया इस फार्मूला के हिसाब से। ये हमारा जो फार्मूला है, इसी फार्मूले को मैं नीचे दोनों मेश में देखूंगा और समझूंगा एलाबोरेट फॉर्म में, ओके। तो अब मैंने क्या किया? करंट और करिस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R1 को लिया, यहाँ पर I2 और R2 को ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? I2 और R2, इसका करिस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या है? R2 है। इसका जो प्रोडक्ट होगा ये क्या पाया जाएगा? इक्वल पाया जाएगा। अब साइन देख रहे हैं क्या होगा? इक्वल होगा, तो मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है। और यहां पर क्या पाया जा रहा है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 हो रहा है और E2 हो रहा है, तो मैंने यहां पर E1 लिख दिया और यहां पर मैंने E2 लिख दिया, ठीक है। बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगाया हूं, साइन कन्वेंशन बाकी है, उसको मैं अभी बतलाऊंगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से अब यहां पर भी मैं इस तरह से रोटेशन को दिखा देता हूं और यहां पर भी इस तरह से मैं रोटेशन को दिखला देता हूं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा? अब आइए देखते हैं। और दूसरे में भी लिख देता हूं पहले इस फार्मूले के हिसाब से। करंट और रेजिस्टेंस, यहां करंट क्या है हमारा? I1 है प्लस I2 है, ये हमारा करंट हो गया। मैं रेड से ही कर दे रहा हूं, रेड से कर देने से थोड़ा सा आपको सिमिलरिटी दिखाई देगी। तो यहां पर जो हमारा करंट है वो टोटल कितना है? I1 प्लस I2, ये हमारा करंट हो गया। और करंट के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस हमारा क्या है? R3 है। तो मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल का साइन लगा है तो मैं यहाँ इक्वल का साइन लगा दे रहा हूँ, इक्वल का साइन लगा दिया। और यहाँ पर क्या लिया गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिया गया, एल्जेब्रिक सम। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिर्फ हमारा क्या दिखाई दे रहा है? E2 दिखाई दे रहा है। अब साइन कन्वेंशन हमारा बाकी है, तो साइन कन्वेंशन के लिए अब ध्यान से सुनिएगा। यदि हम करंट की दिशा में मूव करते हैं, मतलब यदि हमारे मूव करने की डायरेक्शन और करंट के मूव करने की डायरेक्शन दोनों एक ही होगी। जैसे देखिए ये हम इस क्लोज्ड मेश का या इलेक्ट्रिक सर्किट का चक्कर जो है क्या करें?
करंट के डायरेक्शन में लगा रहे हैं। देखिए ये हमारे घूमने की दिशा है, ये रेड से आपको दिखाई दे रहा है करंट के मूव करने की दिशा है। तो I1 की डायरेक्शन और मेरे मूव करने की डायरेक्शन दोनों क्या है, एक ही है। तो जब करंट की डायरेक्शन और जब आप सर्किट का चक्कर लगा रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन, आपकी मूवमेंट की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों एक ही होगी, तो उस समय करंट को पॉजिटिव लिया जाता है, मतलब ये करंट हमारा पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ मैं प्लस लगाऊं या न लगाऊं एक ही बात है, यहाँ तो ऑलरेडी पाया ही जाएगा। ठीक है, अभी हम फर्स्ट वाले में बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे में देखते हैं I2 की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन। देखिए दोनों अपोजिट पाई जा रही है, अपोजिट पाई जा रही है तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जब सर्किट का चक्कर लगा रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन और करंट फ्लो की डायरेक्शन यदि दोनों एक ही होगी तो करंट को पॉजिटिव लिया जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव लिया जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर I1 की करंट, I1 की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन दोनों एक ही है, इस वजह से I1 को प्लस लिया गया है। और वहीं I2 की बात करूँ तो I2 की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इस वजह से माइनस लिया गया है। ठीक है, ये अभी मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, दूसरे क्लोज मेश में CDEF में देख लेते हैं। देखिए I2 की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन दोनों सेम पाई जा रही है, इस वजह से I2 भी हमारा मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहां पर सॉरी, यहां मैं पूरा लिख नहीं पाया, एक बार फिर से यहां बता दे रहा हूं कि क्लोज मेश में एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि यहां पर I2 है और इसको मैं नहीं लिख पाया, सॉरी, इसको भी लिख दे रहा हूं I2 और I2 और R2 मैंने लिख दिया इसको, क्योंकि इसमें तो हमारा क्या क्या आएगा, I2 भी आएगा, R2 भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, एक करंट तो एक करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया। एक बार फिर से मैं देखता हूँ कि यदि मेरी चलने की डायरेक्शन और करंट की चलने की डायरेक्शन सेम होगी तब क्या हो जाएगा, करंट को पॉजिटिव लिया जाएगा, ये I2 पॉजिटिव होगा क्योंकि I2 क्या है, मेरे चलने की डायरेक्शन में ही है। उसी तरह से I1 प्लस I2 की डायरेक्शन देखिए और मेरी डायरेक्शन दोनों सेम है, इस वजह से इसको क्या लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गया, करंट की डायरेक्शन और मेरे मूवमेंट की डायरेक्शन दोनों एक ही पाई गई। अब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में देखते हैं, साइन कन्वेंशन, कि यदि इलेक्ट्रिक क्लोज मेश में यदि मेरी मूवमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रोड के, सेल के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से चालू होती है। देखिए मैं सेल के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से होते हुए जा रहा हूँ, और देखिए नेगेटिव से बढ़ रहा, ऐसे मूव करते हुए जा रहा हूँ, और यहाँ पे जब मैं बढ़ूंगा तो सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आ जाएगा, मतलब एनोड आ जाएगा, और यहाँ पर मैं कैथोड से मूव कर रहा हूँ। मतलब यदि इलेक्ट्रिक सर्किट के क्लोज मेश में यदि आप क्या करते हैं, सेल के नेगेटिव प्लेट से मूव करते हैं, तो उस समय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, मतलब E1 हमारा पॉजिटिव होगा। और यदि हम यहाँ पर देखें तो E2 में जब हम पहुँचते हैं तो मेरी डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ हो रही है, जस्ट इसके अपोजिट हो जा रही है, या माइनस से हम प्लस की तरफ जा रहे हैं, अब यहाँ प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे, जस्ट अपोजिट हो जाती है। तो मैंने बताया कि यदि क्लोज मेश में जब आप चक्कर लगाते हैं माइनस प्लेट से जैसे ये मैं माइनस प्लेट से बढ़ते हुए जा रहा हूँ, माइनस प्लेट से क्या करते हैं, प्लस प्लेट की तरफ जाते हैं, माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं, तो उस समय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पॉजिटिव लिया जाता है, मतलब E1 हमारा पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे E2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं प्लस से जा रहा हूँ, माइनस से नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं E2 की बात करूँ तो E2 के बाद देखिए यहाँ पर भी मैं माइनस प्लेट से ही बढ़ रहा हूँ, माइनस से प्लस की ओर बढ़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं माइनस प्लेट से ही प्लस प्लेट की तरफ जा रहा हूँ, माइनस से, ये माइनस दिख रहा है रेड वाला, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए हमारा E2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। यही हमारा किरचॉफ का दोनों लॉ है, एक है जंक्शन के लिए किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा है क्लोज मेश के लिए। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ यदि आप और भी इस सेक्टर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। ओके बाय।